हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अपवर्तन का नियम। सेकंड पढ़ेंगे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है। और थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे कि जैसे आप देखोगे कि बाल्टी उल्टी में कोई सिक्का रख दीजिए पानी से भरा बाल्टी में तो ऊपर दिखाई देता है, यानी क्या रिलेशन होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम आपको हम पढ़ाए थे प्रकाश के परिवर्तन का नियम। दो नियम उसमें था कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। वहाँ कोण आई बराबर कोण आर था, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था परिवर्तन में, लेकिन इसमें अलग होता है। इसमें फर्स्ट रूल सेम रहता है, यानी जो आपका आपतित किरण होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तो ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तित किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, समझिए। सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसे सवाल आता नहीं है। सेकेंड रूल से बहुत सारा सवाल पूछता है। जैसे देखिए सेकेंड रूल ये कहता है ना कि देखिए दो पहले याद रखना कि किसी फिक्स्ड रंग और तथा पेयर ऑफ मीडियम, यानी किसी फिक्स्ड रंग या किसी फिक्स्ड पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन आई बटा साइन आर होता है ना, साइन आई तथा साइन आर का रेशियो यह हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे समझिए ये क्या होता है फिक्स्ड, हम आपको समझाते हैं। ठीक, यहाँ मान लीजिए लाइट है, ये आपका हो गया एयर और ये है वाटर। ठीक, लाइट यहाँ से आई तो ये यहाँ इसका क्या है? नॉर्मल है, यहाँ से आ रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई। एयर से वाटर में आ रहा है, यानी आपका जो रेयरर मीडियम है उससे डेंसर में आ रहा है, तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ थोड़ा झुकेगा और यहाँ बनेगा आपका एंगल आर। हम थोड़ा सीधर करके बनाते हैं, यहाँ बनेगा एंगल आर। तो ये जो फिक्स दो में वही कहा है कि ये लाइट का कुछ ना कुछ कलर होगा। ठीक, और ये मीडियम फिक्स्ड है, तो इसी दो फिक्स्ड मीडियम के लिए ना हमेशा साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे समझिए आप दो मीडियम लीजिए, एयर को जो लाइट है ना उसको पास कराइए एयर से वाटर में, तो आप जितना डिग्री पे पास कराइए आई चेंज कीजिएगा तो उस रिस्पेक्ट में आर भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये यहाँ कहा गया है, यहाँ आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता है, दोनों की जो यहाँ साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा। कंडीशन ये है, जैसे सवाल कल को ये पूछे कि साइन आई बराबर साइन आर कांस्टेंट होता है, क्या कंडीशन? तो फर्स्ट कंडीशन आपको याद रखना है कि कलर फिक्स्ड होना चाहिए। कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेयर ऑफ मीडियम फिक्स्ड होना चाहिए, यानी अगर ये साइन आई और साइन आर इक्वल है ना तो वो दो मीडियम के लिए इक्वल है। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, साइन आई बटा साइन आर का कुछ वैल्यू आ रहा है, के का मान कुछ आ रहा है, तो आप एयर और वाटर हमेशा लीजिए, दो मीडियम लीजिए और कितना भी डिग्री पे आप क्या कीजिए लाइट को इंसिडेंट कराइए, और अलग अलग डिग्री पे आप लाइट को इंसिडेंट कराइएगा तो अलग अलग डिग्री पे क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस केस में ना दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए लिखा है कि फिक्स्ड पेयर ऑफ मीडियम, मतलब वो दोनों मीडियम फिक्स्ड होता है। अब आप आई चेंज कीजिए आर भी चेंज होगा, लेकिन जो रेशियो है ना वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये कंडीशन आपको ध्यान पर रखना है। ठीक, अलग अलग दो पेयर के लिए अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये कुछ नहीं होता है, ये इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं ना? ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नेक्स्ट अभी हम चर्चा करने वाला है। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू आता है और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, आगे हम बता देंगे उसको। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहता है अपवर्तनांक। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक,
देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है। फर्स्ट को कहते हैं हम निरपेक्ष, हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और सेकंड को कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब बता रहे हैं क्या होता है अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव है, और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, दो तरह का अपवर्तनांक होता है। देखिए अपवर्तनांक कुछ नहीं है, दो मीडियम लीजिए और दोनों में लाइट के स्पीड का रेशियो ले लीजिए, वही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे हम समझा रहे हैं, फर्स्ट समझा रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए अगर हमें अपवर्तनांक निकालना है ना, अपवर्तनांक कैसा अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष, तो देखिए क्या होता है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई जिस मीडियम का निकालना है निरपेक्ष समान, उसमें मतलब जिस मीडियम का आप निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी माध्यम में प्रकाश का चाल। किस माध्यम में, जिस माध्यम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसमें एक वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी उसमें हम हमेशा किसका वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं, तो हवा में प्रकाश। देखिए दो चीज़ लिखा, हवा में या निर्वात में प्रकाश के चाल। आपको बताया था कि हवा और निर्वात में प्रकाश के चाल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हम लगभग उन दोनों को क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन, अपवर्तनांक को एन या म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, अपवर्तनांक को स्मॉल एन या म्यू से डिनोट करते हैं। तो एन बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बाई भी। आपको बताया था कि प्रकाश के चाल को सी से डिनोट करते हैं, और हम मान लिए कि माध्यम में प्रकाश के चाल क्या है, वी है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, सी बाई वी होगा। ठीक, तो कभी भी अगर आपको अपवर्तनांक दिया है ना, तो उस समय आपको मतलब बाय डिफॉल्ट क्या समझना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में आप कंपेरिजन किससे करते हैं, तो आप हवा या निर्वात में प्रकाश के चाल लिख दीजिए, जो कि 3 लाख किलोमीटर होता है, फिक्स्ड है, और उसमें जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं ना, उसमें लाइट की स्पीड लिख दीजिए। मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हवा पानी का, तो आप क्या कीजिएगा कि हवा में प्रकाश का चाल लिख दीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और पानी में प्रकाश का चाल लिख दीजिएगा, और उन दोनों का रेशियो देख लीजिएगा क्या आ रहा है, वही क्या कहलाएगा, पानी का अपवर्तनांक, यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है। अगर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें तो जो कोई भी अपवर्तनांक है ना, निरपेक्ष हो चाहे सापेक्ष हो, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इकाई या यूनिट, मतलब कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट या मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता। रीजन क्या है कि ये रेशियो है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रेशियो है दोनों के माध्यमों में लाइट के स्पीड का। तो मान लीजिए इसमें लाइट का स्पीड कुछ होगा किलोमीटर पर सेकेंड, और नीचे भी कुछ होगा किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं होती है। तो एग्जाम में पूछता है कि अपवर्तनांक का यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता, रीजन है कि कट जाता है। फर्स्ट बता दिए। सेकंड है सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए हम इसमें कंपेरिजन करना हमारे लिए बाध्य है कि आप हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल, ऊपर मतलब वैल्यू फिक्स्ड है कि आपको ये लेना है, और जिस माध्यम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं उसमें प्रकाश के चाल को यानी लाइट के स्पीड को रख दीजिए, रेशियो ले लीजिए। लेकिन इसमें सापेक्ष अपवर्तनांक में ये होता है ना कि अलग अलग माध्यम के सापेक्ष में अलग अलग माध्यम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। जैसे वहाँ एक वैल्यू फिक्स्ड है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स्ड है, सेकंड वाला में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों चेंज होगा। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक को हम कैसे ये डिनोट करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का सापेक्षिक अपवर्तनांक को 1n2 से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो कल एक छोटा सा सवाल ऐसे आ जाए, मान लीजिए 1n2 लिख दिया, कहा इसका क्या मतलब है, तो 1n2 कहीं लिखा है ना, तो उसका मतलब है कि माध्यम 2 का, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही इसका मतलब होता है। तो देखिए यानी हम 1n2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1n2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं
1 × देखिए माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो मान लीजिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है v1, ठीक। यहाँ से मान लीजिए ऐसे, ये आपका है ग्लास और ये है वाटर, ठीक। लाइट ये से यहाँ आ रही है ग्लास में, तो इसमें मान लीजिए लाइट का स्पीड v1 है और इसमें मान लीजिए v2 है। हम निकालना चाह रहे हैं ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो वाटर के सापेक्ष। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऐसे n12 इज इक्वल टू v1 को ऊपर और v2 के नीचे, यानी जिसके सापेक्ष निकालना है ना उसके उस माध्यम में लाइट के स्पीड को कहाँ रखते हैं, ऊपर, और जिसका निकालना है उसके उस माध्यम में लाइट के स्पीड को कहाँ रखेंगे हम, नीचे। तो कभी ये तो जनरली उतना आता नहीं है सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है, अलग अलग माध्यम के लिए मतलब हम सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, अलग अलग दो माध्यम के लिए। इसमें मतलब कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, दो माध्यम कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक माध्यम जहाँ जब फिक्स्ड हुआ, यानी ऊपर हम फिक्स कर दिए कि हवा में या निर्वात में प्रकाश के चाल ये फिक्स्ड है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहेंगे उसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़ी सी अपवर्तनांक से जो चीज़ें एग्जाम में पूछती है वो हम बताते हैं, ठीक। निरपेक्ष जो है ना, यानी रिलेटिव, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आप एक यहाँ बात देखिए, हम n बराबर क्या लिखे हैं, n बराबर है, जब भी आपसे खाली अपवर्तनांक का बात कहे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या समझना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी उस केस में आपको एक वैल्यू फिक्स कर देना है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। दोनों में लगभग बराबर होता है, इसलिए दोनों लिख सकते हैं। n बराबर c/v का मतलब क्या हुआ, एक बात बताइए, या n बराबर हम v1/v2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ निरपेक्ष, इसका मतलब हुआ v1 के सापेक्ष v2 का अपवर्तनांक, इसका मतलब हुआ लाइट के सापेक्ष जिस माध्यम का निकालना चाह रहा है उसका अपवर्तनांक। तो हमने माना लाइट जो है ना, इसमें तो फिक्स है, हम इसको बता रहे हैं। इसको लाइट क्या कि एयर से कहाँ आएगी दोस्त, कहीं चल जाए, एयर से आप किसी माध्यम में भेज दीजिए, बस एयर या वैक्यूम से। तो मान लीजिए लाइट एयर से आ रही है ऐसे ग्लास में, या वाटर ले लीजिए, एयर से कहाँ आ रही है दोस्त, वाटर में। तो ये इसका ऐसा होगा, यहाँ कुछ बेंडिंग होगा, ये आई होगा, ये आर होगा। इसमें मान लीजिए स्पीड v1, एयर में लाइट के स्पीड को तो स्पेशल यूनिट से डिनोट करते हैं जिसको c कहते हैं। हमने मान लिया वाटर में लाइट का स्पीड क्या है, v है, ठीक। तो n बराबर आया c/v। देखिए c जो है ना ये फिक्स्ड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या है, फिक्स्ड है। और ये v, अब आपको देखना है कि उसमें माध्यम, जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल क्या है। तो एक बात बताइए, ये जो वैल्यू है, मतलब n का जो वैल्यू है, ये देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर का तो वैल्यू कांस्टेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उसके। यानी जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उसमें लाइट का स्पीड अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा तो ये कम आएगा, कम से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये ज़्यादा आएगा। यानी अगर जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश का चाल अगर ज़्यादा है तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, कम। और जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उसमें उस माध्यम में लाइट का स्पीड कम है तो n की वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा। तो आप यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि n जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के। यानी अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उसके लाइट के स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर 2-3 मान लीजिए ऐसे दे दीजिए कि 2-3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दे दिया जाए, ठीक, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए, पूछा जाए कि किस में लाइट का स्पीड कम होगा। तो अभी हम आपको क्या बताया कि जब अगर अपवर्तनांक का वैल्यू ज़्यादा है तो उस माध्यम में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इसमें पूछा जाए कि किस माध्यम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है, तो आप देखिए कि किसका अपवर्तनांक कम है, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक कम होगा, ये अगर वैल्यू कम आ रहा है तो कन्फर्म है ये वैल्यू ज़्यादा है। तो देखिए इसमें सबसे कम किसका, 1.5 का ना, तो हम कहेंगे ऐसे 4 ऑप्शन देके आप पूछे कि ये 4 अपवर्तनांक दिया गया अलग अलग माध्यम का, बताइए किस में लाइट का स्पीड कम होगा।
या किस में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर इसमें पूछे किस में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा तो इसमें, रीज़न क्या है कि ये जो n का मान है ना ये कम है, तो ये कम होगा तो उसमें v का मान ज़्यादा हो जाएगा। यानी इस जिस माध्यम का अपर्तनांक 1.5 है ना उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, और जिस माध्यम का अपर्तनांक 4 है तो ये वैल्यू बहुत बड़ा है ना, तो उस माध्यम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो अपर्तनांक होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की स्पीड का, जिस माध्यम का आप अपर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उसका। एक और चीज़ आप यहाँ से बात देखिए, जो n होता है ना ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग के, बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग लिख रहा है, यानी कितना लाइट बेंड करेगा वो n के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका अपर्तनांक ज़्यादा वो लाइट को बहुत ज़्यादा बेंड करेगा, समझ रहा है ना, यानी उसमें लाइट बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। और जिसका अपर्तनांक कम उसमें लाइट बेंडिंग नहीं होगा, मतलब कम होगा बेंडिंग। n एक और चीज़ आप लिख सकते हैं कि जो n होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सघनता का। सघनता मतलब डेंसिटी के, यानी जो माध्यम जितना ही ज़्यादा डेंसर है उसकी अपर्तनांक उतना ही ज़्यादा आएगी। तो 4 ऑप्शन देकर अगर इसमें पूछे कि कौन सा माध्यम बहुत ज़्यादा डेंसर है तो ये कौन होगा, 4। देखिए ये जब हम अपर्तनांक का बात कर रहे हैं तो हम ये लेकर चल रहे हैं क्या, निरपेक्ष अपर्तनांक, यानी एक वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक। तो अपर्तनांक से इतनी चीज़ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि n जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के स्पीड का, और n जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग ऑफ लाइट की, यानी अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ज़्यादा है तो उस लाइट को बहुत ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक। कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है निरपेक्ष अपर्तनांक का। देखिए हम बताते हैं क्या, यानी अपर्तनांक का कुछ वैल्यू आपको याद कर लेना है। एनसीईआरटी आप खोलिएगा तो उसमें कुछ वैल्यू दिया है वो भी याद रखिएगा, 2-3 हम लिख देते हैं। एयर का अपर्तनांक जो होता है ना ये होता है 1.003। देखिए क्यों, जो इसका अपर्तनांक है 1.003 क्यों होता है, हम आपको कहा था कि जो एयर और वैक्यूम है ना उन दोनों का लाइट में स्पीड जो लिया जाता है उसमें सेम ले लिया जाता है। ये देख रहे हैं लगभग 1 के इक्वल है। तो बताइए अगर लिख दे कि अपर्तनांक किसी माध्यम का 1 है तो तभी संभव है। ये वैल्यू 1 कब आएगी, जब ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो है ये हवा में प्रकाश मतलब निर्वात में प्रकाश के चाल है, उस माध्यम में प्रकाश के चाल भी अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो गया ना तो निर्वात का जो वैल्यू होगा ना 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू होगा तो कट 1 हो जाएगा। तो हम लगभग 1 के इक्वल है, इसलिए एयर और वैक्यूम में जो निर्वात होता है स्पीड होता है लाइट का क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। सेकेंड बात करें आपका ये ग्लास का, ठीक है, या आइस का लिख देते। आइस का क्या होता है तो ये होता है लगभग 1.31। वाटर का क्या होता है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, जिसको हम 3/4 भी 4/3 भी लिखेंगे, ठीक। इसको हम लगभग 1 लिखते हैं। और फिर याद रखना आइस का या इसका लिख लीजिए बेंजीन का, जो एग्जाम में पूछा हम वही लिखा रहे हैं। बेंजीन का होगा 1.50 और एक हीरा यानी डायमंड का तो ये क्या होता है 2.42, समझ रहा है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अब इसमें अगर आपसे पूछे कि बताइए किस में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा तो आप देखिएगा किसकी अपर्तनांक की वैल्यू कम है। तो ये देख रहे हैं ये लगभग 1 है, इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगा। आपको पता भी है कि एयर और वैक्यूम में लगभग बराबर होता है, सबसे कम इसमें हो जाएगा 2.42। तो एग्जाम में ऐसे सवाल भी आता है कि अगर किसी माध्यम में हीरा पर अपर्तनांक 2.42 है तो इसका क्या क्या मतलब आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट मतलब ये निकालना है कि इसमें लाइट की स्पीड होगी ना वो कम हो जाएगी। रीजन क्या बताया हम, जो अपर्तनांक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट ऑफ स्पीड के। सेकंड क्या होगा, लाइन जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी माध्यम का अगर अपर्तनांक ज़्यादा है तो उसमें जो लाइट है ना बहुत ज़्यादा बेंड होती है, और ये बहुत ज़्यादा डेंसर है क्योंकि अपर्तनांक की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये सब बहुत ज़्यादा क्या है, सघनता है यानी डेंसिटी है इसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं अपर्तनांक के बारे में, ठीक, जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब थोड़ा स्नेल का नियम बता देते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ से लाइट आई यहाँ, ठीक, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, इसको मान लीजिए एयर और इसको वाटर, ठीक। इसमें स्पीड मान लीजिए n1, इसका अपर्तनांक मान लीजिए n1, इसका n2। देखिए खाली अगर अपर्तनांक लिखा है ना आपको समझना है कि उसका कंपैरिजन किया गया किससे, वैक्यूम में स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से, ठीक। तो जो स्नेल का नियम है ना ये क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर ये इक्वल होता है n2 बाई n1 के, और ये इक्वल होता है v1 बाई v2 के। यानी समझिए
जिस माध्यम में जिस माध्यम से चली है उसका अपूर्णांक को नीचे रखना है, यानी इसका अपूर्णांक को नीचे रखना है, जिस माध्यम में गई उसका अपूर्णांक को ऊपर रखना है। या एक और होता है कि जिस माध्यम से चली है उसमें, मान लीजिए इसमें लाइट का स्पीड v1 है और इसमें लाइट का स्पीड क्या है v2 है, तो जिस माध्यम से चली है उसमें लाइट का स्पीड v1 और जिस माध्यम में एंट्री की है उस माध्यम में लाइट का स्पीड v2। ये रेशियो को क्या कहता है, हमेशा कांस्टेंट आता है, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। अब जो बताने वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आभासी और वास्तविक गहराई में संबंध। आपको पता है कि जब किसी वाटर से भरी, मान लीजिए ये कोई बाल्टी है, ठीक, यहाँ सिक्का है कोई, तो आपको पता है कि जो सिक्का पानी में रखा होगा ना बाल्टी में, देखोगे कि ऊपर मतलब ऊंचा दिखाई देता है। रीजन क्या है, तो सवाल एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मेन गहराई दे देगा कि मतलब एक्चुअल में जो है ना वास्तविक गहराई किसी सिक्का के इतना है, यानी इतना मीटर गहरा है, तो बताइए वो कितना मीटर ऊपर दिखेगा। तो सवाल देखिए ऐसे बनेगा, ये मान लीजिए वाटर भरा है, किससे भरा है, वाटर, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्या इसमें लिक्विड भरा है, ठीक। तो मान लीजिए वाटर कोई बाल्टी है, पानी से भरे है, तो वास्तविक और आभासी गहराई के बीच क्या संबंध होगा, तो समझिए। आखिर हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि ऊपर की दिखता क्यों है। मान लीजिए लाइट यहाँ से है, यहाँ तक तो वाटर भरा है, सब वाटर भरा है, ठीक। लाइट यहाँ से चलेगी, अरे यहाँ मान लीजिए आँख है, ये आँख है, यहाँ से लाइट चली ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद, और यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट बेंड करेगी इधर, तो और आँख पे दिखेगी। तो हमारे आँख को ऐसा लगता है ना कि लाइट, आपको तो यहाँ से बेंड की है कि लाइट कहीं, दिमाग ऐसा सोचता है कि लाइट कहीं यहाँ से आ रही है, यहाँ, यानी सिक्का को यहाँ वो इमेजिन करेगा। समझ रहे हैं क्यों, लाइट तो एक्चुअल में चलिए यहाँ से बेंड हो जाएगी और ये ये अभिलंब है ना इसे दूर भागेगी। रीजन क्या है कि ये नीचे वाला जो आपका माध्यम दिया है ना, ये दिया है वाटर और ऊपर का जो माध्यम है ये है एयर, तो कभी भी लाइट वाटर से एयर में जाएगी, यानी डेंसर से एयर में मीडियम में जा रही है, तो क्या करेगी, अभिलंब से दूर भागती, तो दूर गई है, यानी लगेगा यहाँ। तो यही रिलेशन है कि एक्चुअल में गहरा है इतना। मान लीजिए ये वाटर, तो यहाँ लिख देता है वाटर, मान लीजिए ये गहरा है D, हमको गहराई इसका खाली पता चल रहा है D1, ठीक, इतना ही गहरा पता चल रहा है, तो इसमें कुछ रिलेशन होगा ना। क्या रिलेशन होता है, तो देखिए आपको याद कर रखना है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ठीक, D बराबर जिस माध्यम से प्रकाश चली है उसमें स्पीड डिवाइडेड बाई जिस माध्यम में प्रकाश पहुंच रही है, जिस माध्यम में प्रकाश पहुंची है उसमें स्पीड। तो देखिए हम समझा रहे हैं बोल के, हो सकता है दिखने में आपको दिक्कत है। वास्तविक और आभासी गहराई में ये संबंध होता है ना। मान लीजिए वास्तविक गहराई D है, आभासी गहराई D1 है। इसमें मान लीजिए लाइट का स्पीड v1 था और इसमें लाइट का स्पीड क्या था, v2 था, यानी वाटर में लाइट का स्पीड v1 है और एयर में v2 है, तो रिलेशन होता है v1/v2। समझ रहे हैं, यानी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच क्या रेशियो होता है, जिस माध्यम से प्रकाश चली है, यानी चलना शुरू की वाटर से ना, तो इसमें लाइट का स्पीड हम v1 माने तो v1 लिख देना है, और जिस माध्यम में लाइट पहुंची है उसमें जो लाइट का स्पीड है वो लिख देना है। तो किस माध्यम में लाइट पहुंची है, आपको पहुंची एयर में, तो उसमें लाइट का स्पीड जो है वो लिख दीजिए। दोनों का रेशियो आप ले लीजिएगा ना, तो क्या होता है, इसमें यही रिलेशन होता है। सवाल एग्जाम में अगर ऐसा है, सवाल एक हम बताते हैं आपको, पूछता है सवाल इस पर कि पानी से भरी कोई बाल्टी है, आप ध्यान से सुनिए, पानी से भरी कोई बाल्टी है, पानी से भरी किसी बाल्टी में एक सिक्का रखा गया है, सिक्का का आभासी गहराई दिया, सिक्का का वास्तविक गहराई दिया, यानी रियल में कितना गहराई ये दिया है, वास्तविक गहराई मान लीजिए दिया है 10 सेंटीमीटर, तो पूछा आभासी गहराई बताइए। सवाल क्या है, आपको ध्यान देना है, पानी से भरे किसी बाल्टी में एक सिक्का रखा गया है, जिस सिक्के का वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर है, तो आभासी गहराई बताइए क्या होगा। तो देखिए दो चीज़ फिक्स है, पानी से भरा कोई बाल्टी है
तो ये मान लीजिए पानी से भरा है यानी एयर है, तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी या ऐसे, और इधर आएगी, यहाँ मान लीजिए आँख है, ठीक, ऐसे आते हुए यहाँ से दिखेगी। तो एक चीज़ तो हमें अब फॉर्मूला क्या बताया है कि वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी वास्तविक गहराई को क्या वास्तविक गहराई आपको तो दिया ही है 10, तो हम 10 लिख दिए। आभासी गहराई को मान लीजिए d1। और सेकंड में क्या लिखा है, जिस माध्यम से प्रकाश चली है उसमें लाइट का स्पीड। तो बताइए किस माध्यम से प्रकाश चली है, या आप यूं कह सकते हैं जिस माध्यम में प्रकाश चली उसमें लाइट का स्पीड, या एक और चीज़ लिखा जा सकता है कि जिस माध्यम से प्रकाश चली है उसमें लाइट का स्पीड लिख दीजिए, या अपवर्तनांक। लाइट के स्पीड की जगह आप वहाँ अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश चली उसमें लाइट का स्पीड या अपवर्तनांक। आप फॉर्मूला लिखे होंगे ना, तो वहाँ अपवर्तनांक भी कर लीजिए, मतलब उसका अपवर्तनांक भी लिखकर बनाया जा सकता है। लाइट का स्पीड भी लिख के बनाएगा तो बन जाएगा। थोड़ी सी वैल्यू क्या आती है, कॉम्प्लिकेटेड आएगी। तो आपको ये लिखना है कि जिस माध्यम में प्रकाश चली है उसमें क्या लिखना है आपका, अपवर्तनांक, और जिस माध्यम में प्रकाश पहुंचेगी उसमें अपवर्तनांक का रेशियो। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ अपवर्तनांक वाला ही रेशियो लगाएंगे। आप यहाँ ये लिख लीजिए, मान लीजिए इसमें अपवर्तनांक है n1 और इसमें अपवर्तनांक है n2। तो जिस माध्यम से प्रकाश चली है उसका अपवर्तनांक बटा जिस माध्यम में पहुंचेगी उसके अपवर्तनांक का रेशियो। तो मान लीजिए लाइट कहाँ से चली है, एयर से चली है ना, तो इसमें एयर में वाटर से चली है ना, तो वाटर से चली है, तो वाटर में वाटर का अपवर्तनांक क्या होता है, आपको बताए थे 4/3 होता है, तो वाटर का अपवर्तनांक है 4/3। और जिस माध्यम में पहुंची उसमें लाइट का अपवर्तनांक, तो पहुंची कहाँ, एयर में, और एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। आप स्पीड भी लिख के बनाइएगा तो आंसर आएगा, ठीक है। अपवर्तनांक से आसानी से बनता है इसलिए हम अपवर्तनांक वाला भी लिख दिए हैं। तो इसमें क्या है, 1 है। अब इसको तीसरी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस 1 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, इसको मिटा ही दीजिए। तो इसमें इससे होगा तो 4d1 बराबर 30, तो इसलिए d1 बराबर यानी आभासी गहराई बराबर क्या आएगा, 30/4, जो कट के क्या आ जाएगा दोस्त, 7.5 सेंटीमीटर। यानी कोई बाल्टी में 10 सेंटीमीटर गहराई पे अगर पानी भरा है, उसमें सिक्का रखा है ना, तो आपको 7.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर दिखेगा। समझ रहे हैं? तो इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं। ये वाला ही लगाइएगा अपवर्तनांक वाला, जिससे चलिए उसमें लाइट का अपवर्तनांक, मतलब उस अपवर्तनांक, और जिस माध्यम में पहुंचेगी उसमें क्या उसका अपवर्तनांक है, उस दोनों के रेशियो को ले लीजिए। तो ये रिलेशन होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई के बीच। अब एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं जो अपवर्तनांक से, जैसे कभी कोई पूछता है, देखिए मान लीजिए लिखा है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब खाली अपवर्तनांक भी लिखेगा तो आपको निरपेक्ष ही समझना है। 1.5 है, तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए किसी माध्यम का हमको आपको बताया था कि उसमें लाइट के जितना अपवर्तनांक का वैल्यू कम होता है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो अगर अपवर्तनांक देखे आपसे लाइट का, जैसे मान लिखा किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक तो 1.5 है, तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल बताइए। सवाल ऐसे आ सकता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5, तो उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा। तो हम आपको बताए थे n बराबर क्या होता है दोस्त, c/v, यानी अपवर्तनांक बराबर प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम प्रकाश की चाल। तो 1 का वैल्यू दिया 1.5, तो यहाँ 1.5 बराबर c/v। तो आप इसको तीसरा अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.5 भी बराबर क्या आएगा, c, तो यहाँ से v बराबर क्या आएगा, c/1.5। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना हवा में प्रकाश का चाल होता है ना, उसका 1.5 भाग कम उस माध्यम में लाइट का स्पीड होगा। ये एक्चुअली मतलब होता है, जितना अपवर्तनांक लिखे देगा ना, उसका मतलब होता है कि लाइट के स्पीड से उतना भाग कम उस माध्यम का में लाइट का स्पीड होगा। तो सवाल ऐसे आएगा, या हम इसको अगर चेंज करके बनाना चाहें तो एक बात बताइए आप, एक तो मेथड ये होगा, ऐसे कह देंगे कि जितना जितना अपवर्तनांक दिया है उतना भाग कम क्या होगा, मतलब डिवाइडेड बाई उतना प्रकाश का चाल होगा उस माध्यम में। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, बाई c/v। तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो अगर पूछ दे कि उस माध्यम का लाइट का स्पीड क्या होगा, तो देखिए 3/2 लिख दीजिए, 3/2। c का मान कितना होता है दोस्त, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ क्या है, v, तो ये इससे कट जाएगा, तीसरा गुणा होगा तब v बराबर आएगा 2 × 10⁵ लाख। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है ना, उस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा,
तो 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो इस तरह करके अपर्तनाक दिया है, तो हम उससे रिलेटेड उस माध्यम में लाइट का स्पीड भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं आपको ये अपर्तनाक और आभासी गहराई ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।